हिंदुस्तान ने बहरहाल देखे ना कि उस वक़्त भी रशिया के साथ था, लेकिन बाद में अमेरिका से भी दोस्ती कर ली। तो हम क्यों नहीं कर सकते कि ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप चाइना से ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे साथ नेबर भी है, हमारे खित्ते में है, एक राइजिंग पावर है। जो बातें आ रही हैं, आपके वज़राओं ने जो बातें करी हैं कि फ़लाँ के अंदर करप्शन हुई है, फ़लाँ के अंदर करप्शन हुई है। मुराद सईद साहब ने एक मरतबा कहा कि एहसन इकबाल ने 70 अरब रुपए की करप्शन करी है मेरे ख्याल से एक किसी मोटरवे पे। अगर एहसन इकबाल ने 70 अरब की करप्शन करी है, तो किसी चाइनीज़ ने भी साथ करप्शन करी होगी ना, तो वो उनको बुरा लगता है जब आप ये उनके ऊपर भी हम तो आदत हो गई है दुनिया भर में बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट। आज से 30 साल पहले इनका नाम भी नहीं था, गूगल, अल्फाबेट। हमारे यहाँ 30 साल पहले भी वही चौधरी साहिबान बैठे हुए थे, हर जगह के चौधरी बन के, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, स्टॉक में हो, कि दूसरी में, आज भी वही बैठे हुए हैं। तो हम तो नए लोगों को चांस ही नहीं दे रहे ना ऊपर जाने का। आपकी जमात से जब हम सुनते हैं कि हम आएंगे तो क्या कर लेंगे, तो सवाल ये है कि ये तो ढांचे का मसला है। अब आप 20 खानदानों से जान तो नहीं छुड़ा सकते। 6 खानदान तो आपकी अपनी जमात में बैठे हुए हैं, 6 उनके पास बैठे हुए हैं। सच्ची बात है कि शौकत भाई से थोड़ी सी मेरी दोस्ती है। इज स्मार्ट मैन, इज अ गुड मैन, अच्छा बैंकर है। सर देखें, मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप अपना बैंक चलवाएंगे उनसे? वैसे अगर आपके पास बैंक उनसे चलवाएंगे? मेरे पास बैंक नहीं है सर, टॉफी की कंपनी है। अगर तो मैं के हवाले करेंगे। देखिए सर, शौकत, मैं सचमुच ये समझता हूँ कि जी मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा ये बताइएगा कि आज तो डॉलर की तो बड़ी परवाज़ हुई है और रुपए की कलाबाजी लगी है, तो आपके ख्याल में ये अच्छा साइन है या बुरा साइन है? इससे ज़रा आगाज़ करते हैं, मुईशत का हम जायज़ा ले लें। शुक्रिया तरस साहब। तो साहब, एक दिन की डॉलर की उतार पछाड़ या रुपए की ऊपर नीचे जाने से मतलब हम ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए कि क्या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ चेंज होती रहती है। लेकिन कई दिनों से आप देख रहे हैं कि रुपया जो है वो एक नीचे की सिमत पे जा रहा है, और बस वो जो है गालिबन जब से थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं IMF की, जब से ये नीचे की सिमत की तरफ जा रहा है, और वो जाता है मेरे ख्याल से जाएगा। फिर उसके बाद एक ख़बर और भी आई है कि इस महीने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.6 अरब डॉलर का आया है, तो सालाना ये बन गए तकरीबन 20 अरब डॉलर। तो ये वहीं खड़े हो गए जहां हम 3 साल पहले थे, करंट अकाउंट डेफिसिट में, एक्सेप्ट कि उस वक्त ग्रोथ की, अब ग्रोथ भी नहीं है। तो शायद मार्केट इस पर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन लाइक आई सेड कि एक दिन की उतार पछाड़ इज़ नॉट इनफ। कौन सा बैरोमीटर फिर हम इस्तेमाल करें? अगर हम डेफिसिट्स का, खसारों का बैरोमीटर इस्तेमाल करें तो हमें हालात क्या नज़र आते हैं? अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो फ़र्क है उसका बैरोमीटर इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें जो एदाद शुमार दिए जाते हैं, बताया जाता है कि जी हमारा रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, सर्विसेज सेक्टर ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्रीज़ को आप देखें वो ग्रो कर रही हैं, तो हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो क्या रुपए और डॉलर के तनासब वाला फार्मूला यहाँ पर भी लगाएं? क्या ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म एदाद शुमार आपको नज़र आते हैं जो इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा करते हैं? देखिए तरफ जो मेरी आपसे बात हुई थी इंटरव्यू से पहले कि हम एक संजीदा सी बात करेंगे, और सियासी से जो आप चाहते हैं कि सियासत से हट के बात करेंगे, तो सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर 1990 से हमारा इंपोर्ट एज अ रेशो ऑफ वर्ल्ड इंपोर्ट कम होता जा रहा है। इनफैक्ट 1990 से भी पहले से होता जा रहा है, लेकिन मैं 1990 से नंबर्स देता हूं आपको कि 1990 में हम 0.18% दुनिया का एक्सपोर्ट करते थे। आज हम 0.12% करते हैं, यानी कि हम 1/3 एक्सपोर्ट कम करते हैं। दुनिया जिस तरह बढ़ रही है, हम नहीं साथ बढ़ रहे हैं। और अगर आप ये देखें कि इंपोर्ट अगर हमारे आखिरी साल में 24.8 बिलियन डॉलर्स था, तो आज इंपोर्ट वहीं खड़ा हुआ है, शायद 25 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचा है, या 25.1, यानी कि 1.2% बढ़ा है 30, 35, 40% डिवैल्यूएशन के बाद। तो इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं कर सकी ये हुकूमत, जितनी भी बातें करे, लेकिन इजाफा नहीं कर सकी। इंपोर्ट के अंदर जहां पहले तनज़ुली आई थी और कमी आई थी, अब वापस इंपोर्ट भी वहीं आके खड़ा हो गया। इनफैक्ट अगले साल, इस रवा माली साल में जितना इंपोर्ट एक्सपेक्टेड है वो पाकिस्तान की तारीख की एक रकम करेगा। तो पाकिस्तान का हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट भी होगा।
इधर एक पाकिस्तान जो है, किसी भी हुकूमत को आप छोड़ दें, पाकिस्तान जो है वो पीछे रह गया है कि हम दुनिया में उस तरह कम्पीट नहीं कर सकते, हमारे कारोबार या बिजनेसेस या हमारी सनतें उस तरह कम्पीट नहीं कर सकती चीन से, वियतनाम से, बांग्लादेश से, हिंदुस्तान से। हमारा माल जो है वो हमको बेचने में बहुत दिक्कत आती है और हम नए किस्म के माल नहीं बेच सकते। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जो मईशत के अंदर बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स होती हैं, आप अगर एक आध कोई चीज़ पकड़ ले तो हमेशा अच्छी होती है, एक आध चीज़ हमेशा बुरी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखना होता है। तो अगर आप देखें तो ये बात करते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तेज़ बढ़ गई, लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स आज भी वहाँ नहीं है जहाँ पे 2018 में था। मिसाल के तौर पर बड़ी बात करते हैं कि गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से बिक रही हैं, गाड़ियाँ आज भी उतनी नहीं बिकी जितनी 2018 में बिकी थी। वो तो पिछला साल क्योंकि कोविड की वजह से बहुत बुरा था, तो पिछले साल से हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम सचमुच वहाँ पे भी नहीं खड़े हुए जहाँ पे हम 2018 में थे। और जो जामिया स्टेटिस्टिक हमको देखनी चाहिए वो जीडीपी की है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की या नेशनल इनकम की। तो जहाँ पे हम 315 अरब डॉलर की इनकम छोड़ के गए थे, आज वहाँ पे 296 अरब रुपए की डॉलर की इनकम है। तो जाहिर है कि पाकिस्तान 19 बिलियन डॉलर गरीब हो गया है। तो उस और इस दौरान 7.5% आपकी आबादी भी बढ़ गई है। तो हम फीकस, इसका मतलब है कि हम 13% गरीब हो गए हैं कंपेयर टू बी फेयर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहां पर ये श्रिंकिंग हुई है। पिछले 1.5-2 साल के अंदर दुनिया भर के अंदर आपको बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है उनकी ग्रोथ जो है सुकुड़ती हुई नजर आई है। जीडीपी ग्रोथ के भी फिगर्स हम दे सकते हैं। तो क्या ये हुकूमती मामला है, हमारे निज़ाम की ख़राबी है? और इसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा जब ये आपने पहले बात की कि हम कम्पीट नहीं कर सकते, हम बेच नहीं सकते। भाई हम क्यों नहीं कर सकते? बड़ा सवाल है ना। बांग्लादेश कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ब्राज़ील कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैक्सिको कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? फिलीपींस कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं कर सकते? क्यों तो बहुत मुश्किल सवाल है दरअसल। मुझे नहीं पता कि मुझे उसका जवाब पता है, काश पता होता, लेकिन मेरी कोशिश मैं करता हूँ चलें ये बताने की। देखिए, कोई फॉरेन बायर पाकिस्तान नहीं आता। आपके कुछ अरसे पहले तक आपका टेररिज्म का परसेप्शन था, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, ना आपका बायर कराची आता है ना लाहौर आता है। आप कहते हैं कि चलो ट्राइबल एरियाज में गड़बड़ हो रही थी, लेकिन बाहर एक इटली में बायर बैठा हुआ है, उसको तो नहीं पता कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, वो पाकिस्तानी नहीं आते। उसके बाद जितनी भी शॉप्स खुली हैं, जो भी वॉलमार्ट ने या दीगर जो कंपनियां जिन्होंने अपनी बाइंग ऑफिसेस खोली हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में खोली हैं, कहीं कहीं बांग्लादेश में खोली है, किसी ने पाकिस्तान में नहीं खोली मेन ऑफिस। तो वहाँ से वो लड़के जो है वो ख़रीदने के लिए इधर माल ही नहीं ख़रीदने आते। तो एक तो है ना कि लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ सीरियस इशू। दूसरी बात जो है वो ये है कि बिजली आपकी पाकिस्तान भर में बहुत महंगी है। आप, और बिजली से मुराद मुझे तवानाई कहना चाहिए, चाहे वो गैस हो या बिजली हो, हम दुनिया भर से या अपने खित्ते के भी ममालिक से महंगे हैं। हम बिजली के अंदर और गैस के अंदर ये भी करते हैं कि हम सब्सिडाइज करते हैं गरीब लोगों को, लेकिन हम बजट से वो पैसे नहीं देते। हम अमीर लोगों का या इंडस्ट्री के बिल को बढ़ा करके हम गरीब लोगों को सब्सिडाइज करते हैं। वो एक और है। तीसरी जो चीज़ है वो पाकिस्तान में पानी की बड़ी किल्लत है। कराची के अंदर कम से कम पानी बड़ा ख़रीद के महंगा लेना पड़ता है। पाकिस्तान में ज़मीन के बड़े मसाइल हैं, बहुत महंगी ज़मीन होती है। आज आपको 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए पर एकड़ इंडस्ट्री की लैंड मिल रही है। उसके बाद अगर आप परमिशन लेने जाएं कंस्ट्रक्शन की, फैक्ट्री की परमिशन की भी, तो वो भी एक चूहे शीर लाना है, मतलब आसान नहीं है। तो आपने बहुत सारे हर्डल्स कर रखे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कि नहीं होने चाहिए। दुनिया भर में अगर आप कहीं चले जाएं, इथियोपिया चले जाएं, केन्या चले जाएं, दूसरे ममालिक, और अगर आप कहें कि मुझे फैक्ट्री लगानी है तो लैंड तो तकरीबन फ्री दे देते हैं और परमिशन आपको दूसरे ममालिक में 1-2 दिन में मिलती है, जो यहाँ पे 6-6 महीने 8-8 महीने लग जाते हैं। तो हमने बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस रखे हुए हैं और ऐसे कवानीन रखे हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस घरों को थोड़ा सा स्लो करते हैं। तो लिहाजा ये होता है कि कुछ जो बिजनेसेस, पुराने बिजनेसेस हैं, सेटल्ड बिजनेसेस हैं, 10-20-25 ग्रुप पाकिस्तान के, वो तो कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास एक पूरी फौज होती है ये सारी रेगुलेशन से डील करने की। तो 25-30 घर तो बड़े अच्छे चल रहे हैं। टेक्सटाइल में भी आप देखें कि वो 5-10 नाम हैं जो आज भी हैं, वो 20 साल पहले भी थे। आप जाके हर जगह पे है।
हर जगह आप दुनिया में देख लें तलत साहब के 20 साल पहले जो कंपनियां बड़ी थीं और आज उनका आज जो पाकिस्तान दुनिया भर में बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट, आज से 30 साल पहले इनका नाम भी नहीं था, गूगल, अल्फाबेट। हमारे यहाँ 30 साल पहले भी वही चौधरी साहिबान बैठे हुए थे, हर जगह के चौधरी बन के, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, स्टॉक में हो, कि दूसरी में, आज भी वही बैठे हुए हैं। तो हम तो नए लोगों को चांस ही नहीं दे रहे ना ऊपर जाने का। ना इनोवेशन है और ना डाइवर्सिटी है, ना कोई जेन्युइन कंपटीशन है, और आपको एक मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल नजर आता है। और साथ आपने वो स्ट्रक्चरल फ्लॉज भी बताए, ज़मीन है, बिजली है, ये अदम इस्तेहकाम का तस्वर है, दहशतगर्दी का मामला है, जिससे मुराद ये है कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए तो वो तो फिर मईशत ऐसे ही काम करती रहेगी ना। तो फिर जब हम आपकी जमात से, अब सियासी सवाल नहीं कर रहा, एक जेन्युइन कंसर्न है कि आपकी जमात से जब हम सुनते हैं कि हम आएंगे तो क्या कर लेंगे, तो सवाल ये है कि ये तो ढांचे का मसला है। अब आप 20 खानदानों से जान तो नहीं छुड़ा सकते, 6 खानदान तो आपकी अपनी जमात में बैठे हुए हैं, 6 उनके पास बैठे हुए हैं। ना ही ज़मीन आप सस्ती कर सकते हैं, ना ही आप दहशतगर्दी के मामले के परसेप्शन को तब्दील कर सकते हैं। तो फिर ऐसे ही चलाएंगे आप जैसे ये चला रहे हैं? देखिए सर, एक तो ये कि हम मार्जिन पे तो फर्क कर सकते हैं, अगर हम और कुछ भी ना करें तो 2% तो इनसे अच्छे हो जाएंगे ना। हम 5.8% पे तो बहरहाल छोड़ के गए थे ना। इन्होंने पहले साल 1.9% कर दिया था कोविड से पहले, तो 3-4% इन्हें $12 बिलियन का फर्क तो एक साल में हो जाता है, ठीक है। तो कुछ तो फर्क है कॉम्पिटेंस का। लेकिन ये जो अगला सवाल आपने पूछा कि ना आप जमीन सस्ती कर सकते हैं, तो क्या का बात है, हम मतलब क्यों नहीं कर सकते? मतलब थोड़े से दूर, मतलब कराची लाहौर में लगाना फैक्ट्रियां, कोई मतलब कोई खुदा ना खास्ता कोई हदीस में तो नहीं आया, थोड़ा सा दूर लगा लें, कहीं लैंड सस्ता कर लें। फैसलाबाद के अंदर शहबाज शरीफ ने 65 लाख रुपए का मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लैंड बेचा था, M3 के अंदर गालिबन उसका नाम था। बेहतरीन स्टेट था, इंडस्ट्रियल स्टेट था। ऐसे और बहुत सारे बनाए आप, नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए गरीब इलाकों के अंदर, देहात के अंदर आप इंडस्ट्री भी फैलाएं, वहां पे आप सस्ता लैंड दें। ये क्यों नहीं हो सकता है? और आप देखें ना, जब आपने ये करा सर, मैं आपको, आज की दुनिया में हमारे लिए चाइना का कोई नेमल बदल नहीं है। मतलब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम चाइना से भी एक तनाज़ा मोल लेंगे, झगड़ा मोल लेंगे, और फिर हम कहीं और हमको कोई रेस्क्यू कर लेगा, तो वो ज़रा सा मेरे ख्याल से अहमकों की जन्नत है। बिल्कुल हमको चाइना से थोड़े बहुत मेरे ख्याल से इस वक्त बना के रखना चाहिए। और चाइना इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी। आप दुनिया के अंदर देखें कि सर 2 इकोनॉमिक बड़े पावर हैं, एक अमेरिका और एक चीन है। तो मतलब तीसरा मुझे नहीं पता कि इस वक्त कौन पावर है। और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आना है। मुझे याद है कि चाइना से एक जेसन वू करके साहब आए थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, यूनिवर्सिटी शिकागो से PhD करी थी, और वो मुझे समझा रहे थे, जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में था तो मैं इकोनॉमिक जोन्स को देख रहा था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, कि किस किस्म के मराद चाहिए। और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कंबोडिया के अंदर देखो क्या मराद हैं, वियतनाम में देखो कि क्या हैं, इथियोपिया में देखो कि क्या मराद देते हैं वो लोग। और आप जो है वो, मतलब आप ये दुआ ना करें कि सिर्फ चाइनीज़ आपके पास आ जाए और चाइना के जो फैक्ट्रियाँ हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, ये चाइना के लोग तभी आएंगे, या कंपनी के लोग, जब आप इनको इस किस्म के इंसेंटिव देंगे जो वियतनाम से या कंबोडिया से अच्छे होंगे। मगर ये करना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। देयर आर सम जेन्युइन इश्यूज़। लेकिन बहरहाल देखें, मैं आपको बताऊँ, कोई और तरक्की का कोई और रास्ता नहीं है माँ सिवाय इसके कि यहाँ पे सरमायाकारी हो। कोई और रास्ता किसी और मुल्क ने आज तक इजाद नहीं किया है, माँ सिवाय इसके कि यहाँ पर हम जो है खानगी भी बढ़ाएं और मतलब लिटरेसी को अच्छा करें, एजुकेशन को अच्छा करें। यहाँ पे आप उन लोगों को
पख्तून बच्चों को उर्दू में पढ़ा रहे होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रही होती है, जिसको उर्दू आ रही होती है उसको अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे होते हैं। आपका बच्चा जो है वो मैट्रिक करके निकलता है, उसको मतलब ना उसको कोई थोड़ी सी साइंस आती है, ना उसको कुछ ना 3 जुमले एक साथ नहीं लिख सकता, ना उर्दू में या अंग्रेज़ी में। तो हम तो सचमुच बच्चों का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमको तालीम का स्टैंडर्ड भी अच्छा चाइना पे अगर वापस आए कथा कलाम, जिस तरह हम चाइना को भी हैंडल कर रहे हैं, आपके ख्याल में वो ठीक है, कंसिडरिंग कि आपने कंपल्शन बता दी कि फ़िलहाल चाइनीज़ जो है, आपने आपके अल्फाज नहीं है लेकिन मुझे बताने दीजिए कि हमारी मईशत की लाइफ मतलब इस लाइफ फ्लो करती है हमारी मईशत की, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़ाविये से देखें और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़ाविये से देखें, तो ये लाइफ लाइन जो है इसको हमने कैसे हैंडल किया है? दासू का मामला बीच में है, 10th जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसकी मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई। तो इस वक्त है तो स्ट्रेटेजिक चॉइस चाइना हमारी, लेकिन उसकी हैंडलिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाउ आर वी हैंडलिंग इट? सर्टनली जिस तरह के वो दासू का एक लेटर आया, आपने देखा होगा, आपकी नज़र से ज़रूर गुजरा होगा, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तमाम पाकिस्तानी लोगों को, जो पाकिस्तानी हमारे मुलाजिम, उन्होंने कहा जी हम वो कैंसिल कर, वो चेंज भी कर दिया। वो एक रिएक्शन था। उसके बाद हुकूमत ने कोई बात करी होगी जिसके तहत उन्होंने चलो वो लेटर वापस भी लिया। लेकिन जो खुर्रम हुसैन ने लिखा है मिसाल के तौर पे कि जो चाइनीज़ जो एहलकार थे या जो भी थे मुलाजमीन, वो सब चले गए उधर, साइट से हट गए। तो अब ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से एक फ़ॉरेन ऑफिस की गलती थी कि उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करना, या उसको कहना कि वो अगर जब उनको नहीं पता थी तो खामोशी इख्तियार करना। मेरे ख्याल से ये शायद इस हुकूमत को ये फ़र्क नहीं आता। नहीं, उनको पता था, उनको पता इस वजह से था कि जिस बस में जो बस आगे बच के जिसको टारगेट किया गया था चाइनीज़ की, वो चाइनीज़ से भरी हुई थी। ये पिछली बस जो है ये तो खाई में गिर गई, ड्राइवर ने उसको मोड़ दिया, और बीच में जो गाड़ी थी तो चाइनीज़ ने सारा विटनेस किया इस इवेंट को। तो मुझे इस पर भी बड़ी हैरानी हुई कि जिसके इतने विटनेस हों जिस इवेंट के, उसको हमने कैसे टैकल किया। मतलब मेरी गुजारिश ये थी कि अगर आप फॉरेन ऑफिस को, अगर मैं चलो बेनिफिट ऑफ डाउट, ज़बरदस्ती का बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ कि अगर उनको नहीं पता थी हक़ाइक़ तो थोड़ी देर खामोशी इख्तियार कर लेते। और लेकिन अब ये बहुत ज़रूरी है कि इसका ताक़ुब जिन्होंने करा है, इस गिरोह का ताक़ुब करा जाए, और इसको ज़रा चाइनीज़ को रीअश्योर करें कि यार देखो हम सीरियस हैं आपकी सिक्योरिटी के मामले में, और सचमुच हम हैं। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि वी आर ऑब्वियसली, एनी गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज़ एब्सोल्युटली सीरियस अबाउट प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द चाइनीज़। मुझे इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि देयर आर अदर फॉरेन पावर्स हु विल, जो इसमें शरारत करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल हमको मतलब कॉम्पिटेंस भी अपनी दिखानी है। हर थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, और सिंसेरिटी दिखानी है, कॉम्पिटेंस भी दिखानी है और सिंसेरिटी भी दिखानी है। तो ये एक तो ये मसला है। लेकिन आई थिंक इसके अलावा अगर छोड़ दें, आप दासू के मसले को छोड़ भी दें, तो जेसीसी पहले 1.5 साल तक नहीं हुई, फिर ये स्केड्यूल हुई, फिर ये भी इन्होंने डिले करी, भी तो खैर उसमें हुई, लेकिन 1.5 साल तक पहले जेसीसी नहीं हुई। कोई नई सीपी की चीज़ रुक गई है। जो बातें आ रही हैं, आपके वज़राओं ने जो बातें करी हैं कि फ़लाँ के अंदर करप्शन हुई है, फ़लाँ के अंदर करप्शन हुई है। मुराद सईद साहब ने एक मरतबा कहा कि एहसन इकबाल ने 70 अरब रुपए की करप्शन करी है मेरे ख्याल से एक किसी मोटरवे पे। तो अगर ऐसे इकबाल ने 70 अरब की करप्शन करी है, तो किसी चाइनीज़ ने भी 7 करप्शन करी होगी ना, तो वो उनको बुरा लगता है जब आप ये उनके ऊपर भी, हम तो आदत हो गई है ये सुनने की। लेकिन या तो जब भी आप इस तरह की बातें करते हैं, या रज़ाक दाऊद साहब जो कि मुराद सईद की तरह नहीं है, एक समझदार मैच्योर मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम सारी चीज़ें रोक देंगे। भाई आज अगर कल खुदा न खास्ता अगर नई हुकूमत जो है वो कहे कि भाई हम मोमन डैम को रोक देते हैं, तो अच्छी बात तो नहीं होगी। जो रज़ाक दाऊद साहब का एक एग्रीमेंट है, मतलब ये कोई मतलब तो सॉवरेन अग्रीमेंट्स हैं, तो खुदा न खास्ता ये चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। जो अग्रीमेंट हुआ है हुकूमत पाकिस्तान का, आज जो भी वज़ीर आज़म है, मुझे अच्छा लगता हो या नहीं अच्छा लगता हो, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। अगर वो पाकिस्तान के बिहाफ पे कोई चीज़ साइन करके जाता है, और मैं अगले मरतबा अगर मेरी हुकूमत आती है, तो मुझे उस चीज़ को ऑनर करना ज़रूरी है। ये थोड़ी हम कह सकते हैं। तो इस किस्म की जो मैनेजमेंट का मॉडल अभी आपने जिक्र किया, एक तो आपने चॉइसेस का जिक्र किया कि जी चाइना इस वक्त हमारे पास वाहिद चॉइस है, उसको हम सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। पिछले दिनों हमें बताया गया कि आपने फॉरेन पावर्स का जिक्र किया, उससे नाखुश हैं। जब आप 2
बड़ी पावर्स में से एक स्ट्रेटेजिक चॉइस अपनी बना लेते हैं तो उसके ज़्यादा नताइज भी निकलते हैं ना। जिस तरह यूएसएसआर यूएसए का था, आपने एक कैंप चूज़ किया तो दूसरे कैंप की तरफ से फिर रद्द अमल भी आता है। अभी अगर चाइना और अमेरिका का कंपटीशन है, आपने स्ट्रेटेजिक चॉइस कर ली तो दूसरों की तरफ से रद्द अमल भी आता है। कमाल बात यह है कि जो दूसरों की तरफ से मराहत हैं उसके अंदर तो हम घुसे हुए हैं। वर्ल्ड बैंक का कर्जा आप देख लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कर्जा आप देख लें, आईएमएफ के साथ अपना प्रोग्राम देख लें, ये सारे का सारा वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम है जिससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं और जिसके ऊपर हमने इतना तकिया किया हुआ है। हम बंदे भी तब्दील कर देते हैं, स्टेट बैंक का गवर्नर भी लगा देते हैं, एफबीआर के चेयरमैन तब्दील करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी तब्दील करते हैं। एक तरफ वो कैंप है जिससे हम जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ वो कैंप है जिसके बारे में आप भी फरमा रहे हैं कि उसके बगैर चारा नहीं है, चाइनीज कैंप। तो हम तो दो कश्तियों के सवार हैं। सर देखें, एक तो ये कि हम ये वेस्टर्न जब पैसे आते हैं, वेदर इट्स एशियन डेवलपमेंट बैंक से या वर्ल्ड बैंक से, तो ज़्यादा शोर होता है। लेकिन हम चीन से भी पैसे रहते हैं, सेफ डिपॉजिट इसको बोलते हैं। चाइनीज़ बैंक ने जब केयर टेकर हुकूमत थी तो 2 बिलियन दी। अभी जब आपने सऊदी अरब को $1 अरब वापस किया तो आपको चाइनीज़ हुकूमत ने $1 बिलियन का आपको एक लोन दिया था। तो चाइनीज़ बेचारे थोड़ी सी क्वाइटर डिप्लोमेसी करते हैं कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, लेकिन वो भी मतलब आपको वक्फन पैसे देते रहते हैं। अब इस वक्त आपकी बात मैं सचमुच ही समझता हूँ कि अगर दो बाइपोलर वर्ल्ड है और अगर दो बड़े वो हैं तो हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते जो शायद हमने सेंटो के वक्त में करा था कि एक से हम दुश्मनी मोल लें और एक से हम दोस्ती कर लें। हिंदुस्तान ने बहरहाल देखे ना कि उस वक्त भी हम रशिया के साथ था लेकिन बाद में अमेरिका से भी दोस्ती कर ली। तो हम क्यों नहीं कर सकते कि ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चाइना से ज़्यादा होनी चाहिए, हमारे साथ नेबर भी है, हमारे खत्ते में है, एक राइजिंग पावर है, सीपैक पूरा करा है, एक हमारे हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, चाइना से हिस्टोरिक टाइज़ हैं। लेकिन ये सब करने के बावजूद इसका ये मतलब नहीं कि हम अमेरिका से हम तो करना चाहते हैं लेकिन दूसरे जो हैं वो रास्ते मसदूद कर रहे हैं। हमें ये भी बताया गया कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के जो कर्जे हैं और जो हमारा प्रोग्राम है वो भी चाइना अमेरिका के कंपटीशन की जद में है। एफएटीएफ का जो मामला है चाइना अमेरिका की जद में है और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो हम तो चाहेंगे कि दोनों कश्तियों के सवार रहे हैं हम, लेकिन वो कश्तियाँ जो है मुखालिफ सिमत में जा रही हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं आकर तो फिर मेरे ख्याल में जो नॉट ब्लफ लेकिन आपका जो बैलेंसिंग एक्ट है उसको चैलेंज तो है और चैलेंज नजर आ रहा है। वाज़ेह अंदाज से लोग बताते हैं जी कि ये अमेरिका जो है क्रिएटिव केओस क्रिएट कर रहा है हमारे खिलाफ। यार एक्चुअली कभी कभी जो है ना ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है। पहले आप लोग कहते थे कि अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान से नहीं जाएगा और वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये हैं वो हैं, लेकिन अब चला गया अमेरिका अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में मिसाल के तौर पर जो भी मेरे ख्याल से जो बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क नहीं है अमेरिका के और चीन के भी, मेरे ख्याल से, ठीक है, बहुत मतलब। और सचमुच ये है कि हम भी ये चाहते हैं मेरे ख्याल से कि एक पुरअमन अफगानिस्तान हो, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर अमन नहीं हुआ तो ये पाकिस्तान में कभी भी सुकून और चैन नहीं आ सकता। आपको पता है कि रेफ्यूजीज़ भी आते रहेंगे, हमको एक माशी बर्डन अफगानिस्तान का रहेगा, पाकिस्तान में कभी लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा। तो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एंड पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर अफगानिस्तान का है, वो हमारी मईशत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आई थिंक इसमें तो चाइना भी हमको सपोर्ट करेगा और अमेरिका भी हमको सपोर्ट करेगा। चाइना हमको शायद ट्रस्ट ज़्यादा कर ले, अमेरिका ना करे शायद ट्रस्ट, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है उधर। लेकिन ये तलत भाई सच्ची बात है कि मेरी फील्ड से बहुत ज़्यादा दूर चले गए। नहीं, बिल्कुल दूर नहीं गए हैं, बिल्कुल दूर नहीं गए हैं, क्योंकि बिल्कुल ये पैसे के साथ और एड के साथ और फाइनेंशियल इन्फ्लोज के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा चले आपकी फील्ड से बिल्कुल करीब आ जाते हैं, उसके ऊपर क्लोज करेंगे। आपकी और इमरान खान की हुकूमत में फ़र्क ये था कि आपकी हुकूमत के बारे में कहते हैं कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर जाता नहीं है, यानी इसहाक डार साहब जो हैं वो बिल्कुल जकड़ में लिए हुए थे अपनी पोजीशन को और कुर्सी छोड़ते नहीं थे। इनकी हुकूमत के बारे में कहते हैं इनका फाइनेंस मिनिस्टर रुकता नहीं है, तो चौथा फाइनेंस मिनिस्टर है इनका। तो तरीन साहब जो हैं अभी तक उनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं, कंसिडरिंग के नंबर 1 वो नैब के बारे में बात करते हैं और अभी मैं भी खबर पढ़ रहा था कि उनकी जो बेटी हैं उनके मामलात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पर फेक अकाउंट्स के ऊपर साइन किए वगैरह वगैरह। ज़ाहिर है नैब के ऊपर जब आप बात करेंगे तो फिर आगे से रद्द अमल भी आता है। सो हाउ डू यू सी शौकत तरीन ऑपरेट, मतलब उनका क्या, कैसे असेस करेंगे उनको? देखिए सच्ची बात है कि शौकत भाई से थोड़ी सी मेरी दोस्ती है। स्मार्ट मैन, इज़ अ गुड मैन, अच्छा बैंकर है।
मैं ये कैसा समझता अच्छा हूँ, बैंकर, अपने अपने सिल्क बैंक को तो चला नहीं सकते, ये कमाल बैंक है, कैसा अच्छा। अब आपकी दोस्ती में कह रहे होंगे ना आप। अब वैसे उनके बैंक के थोड़े से शेयर्स जो हैं वो जरा थोड़े से अच्छे हो गए हैं, पहले नहीं थे। सर देखिए, मैं आप मुझसे पूछ रहे आप हैं अपना तो बैंक चलवाएंगे उनसे? वैसे वैसे अगर आपके पास बैंक है, उनसे चलवाएंगे? मेरे पास बैंक नहीं है सर, टॉफी की वैसे कंपनी है। अगर तो आप मैं के हवाले करेंगे? देखिए देखिए सर, शौकत, मैं सचमुच ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान को रिसेशन में धकेला है वो असद उमर साहब की पॉलिसी ने धकेला है। और फिर अगर आप देखें तलत भाई, बड़ी अजीब सी बात है कि असद उमर साहब आए, उन्होंने कहा ख़जाना पाकिस्तान होगा, हम सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ठीक करेंगे। खान साहब ने कहा ठीक है। फिर हफीज़ शेख आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम कुछ नहीं ठीक करेंगे, हम तो प्राइवेटाइज करेंगे, भाई ये हमारा काम थोड़ी है। खान साहब ने कहा ठीक है। अब शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो फिर इनको ठीक करूंगा, या कम से कम इनको खजाने में लेके आऊंगा, फिर ठीक करूंगा, भेजूंगा। खान साहब ने कहा ठीक है। तो मसला ये है कि इमरान खान साहब की एक माशी पॉलिसी क्या है, ये तो समझ में आए। कभी ये मतलब जो नया वजीर आता है उसके साथ पॉलिसी मुड़ जाती है। देखें फंडामेंटली, मतलब चाहे वो डार साहब थे चाहे मैं था, मतलब एक काफ़ी हद तक मुस्लिम लीग नून की एक मईशी पॉलिसी थी, एक चीन के साथ पॉलिसी थी, एक दूसरी जो चीज़ थी उसमें ठहराव था। यहाँ पे तो कहीं ठहराव नज़र नहीं आता। ठहराव नजर नहीं आया। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपसे बातें हुई और कोशिश हमने यही की कि ज़रा सियासत से हट के रहें। उम्मीद करते हैं कि इससे हम सबक भी हासिल कर सकते हैं कि डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को लिताड़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।